जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। देखिए, लोकतंत्र का मतलब यह है, जो मैं भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़े उनके ऐसे व्यक्ति जिससे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और सारी उनकी बाकी संगठन बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, उन दीनदयाल उपाध्याय जी का एक बड़ा फेमस डायलॉग है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि सरकार का मात्र एक काम होता है कि वो गरीबों को अमीरों के शोषण से बचाए, क्योंकि जहां सब कुछ सरकार का नहीं है और लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, राजशाही नहीं है, मनुवाद नहीं है, वहां पे जो पैसे वाले हैं, जो ताकतवर हैं, जो शक्तिशाली हैं, जो ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वो कमजोर लोगों को, निर्बल लोगों को, गरीब लोगों को दबाएं और उनका शोषण करें। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कहना यह था कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य है गरीबों को अमीरों के शोषण से बचाना। और इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना की। देश को संविधान की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि देश को ऐसा लगता था कि अगर संविधान नहीं होगा और हमारे पास गाइडिंग प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो अमीर गरीब का शोषण करता रहेगा और गरीब के पास गुहार लगाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो संविधान ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग थे, जो जुडिशरी के लोग थे, जो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए नेता हैं और पत्रकार वर्ग, जो भी चार पिलर्स हम लोग कहते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सारी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था बनाई गई थी, ये इस प्रकार से बनाई गई थी कि ये एक दूसरे को कंट्रोल करें, एक दूसरे को डिसिप्लिन करें, और जिससे कि सामान्य जनता का शोषण ना हो सके। जैसे सेबी का गठन इसलिए हुआ था 1991 में कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, कि जो छोटे निवेशक हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी रक्षा हो सके, और जो ये बड़े बड़े शार्क्स बैठे हैं पूंजीवाद के और बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये उनका शोषण न कर सके। ऐसा ना हो कि जो बैंक हैं वो केवल पैसा अमीरों को दें और अमीर कम ब्याज पे सरकारी बैंकों से पैसा उठाकर छोटे लोगों को बड़े ब्याज दर पे पैसा दें और वहां शोषण हो, और उसके बाद बड़े लोगों का तो ऋण वापस हो जाए, माफ हो जाए, लेकिन छोटे लोगों का ऋण माफ ना हो। इस प्रकार का शोषण को रोकने के लिए ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का रचना हुई थी, और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, जो मैंने आपके सामने निवेदन किया। अब प्रश्न यह है कि क्या भारतवर्ष में, पहले तो हमने देखा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन हुआ, जुडिशरी को भी हमने इतना ताकतवर देखा कि जस्टिस JML सिन्हा ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को निरस्त कर दिया। हमने ये भी देखा कि किरण बेदी जैसी एक पुलिस अधिकारी ने इंदिरा गांधी की कार का चालान काट दिया, और किरण बेदी को फिर इंदिरा गांधी ने अपने घर पे चाय पे बुलाया। हमने वो भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं देखी जहां पे जो एक बहुत पुराने व्यंग्यकार थे, उन्होंने एक व्यंग बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कार्टून बनाया, और उस कार्टून में पंडित जवाहरलाल नेहरू की नाक बड़ी लंबी बना दी। और पंडित नेहरू की नाक लंबी थी, लेकिन उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली व्यंग के माध्यम से उसको बहुत ज्यादा लंबा कर दिया। अच्छा, आज का अगर समय होता तो अभी तक तो वो व्यंगकार अरेस्ट हो गया होता, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब वो फोटो देखी, वो कार्टून देखा, तो उन्हें कार्टून इतना पसंद आया, उन्होंने उस व्यंगकार को अपने घर पे सुबह चाय के नाश्ते में बुलाया और कहा कि आप मेरे साथ चाय पीजिए, मेरा सौभाग्य होगा। और जब वो आए तो उन्होंने कहा कि एक ये जो चित्र है, जो अपने हाथ से आपने बनाया है, इसके अपने दस्तखत करके मुझे दे दीजिए, मैं अपने ड्राइंग रूम में लगाऊंगा। ये लोकतंत्र की व्यवस्था थी, जहां पे व्यंगकारों को, लेखकों को, कवियों को, पत्रकारों को, सबको लोकतंत्र में अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार था। और सरकार से भी अपेक्षा की जाती थी कि जो भी वो नियम बनाए, जो भी वो कानून बनाए, वो ये ध्यान में रख के बनाए कि जिसके लिए वो कानून बना रहे हैं, कम से कम उनसे मंत्रणा कर ले, और कम से कम उनकी ये इच्छा हो कि उनके लिए कानून बनाया जाए। लेकिन हमने देखा कि शुरू के 65 साल तो ये चला, सबने इसका पालन किया, मोरारजी भाई ने भी पालन किया, अटल जी ने भी पालन किया, चंद्रशेखर, VP सिंह, जितने भी देश के प्रधानमंत्री बने, सबने इसका पालन किया। लेकिन पिछले 10 साल से
अब बार बार ये देखने को मिल रहा है कि जो ये लोकतांत्रिक मर्यादाएं और परंपरा थी वो टूट रही। पहले आपने देखा कि किसानों के आंदोलन में क्या हुआ। भाई किसानों ने जब कहा ही नहीं और किसानों से कोई मंत्रणा नहीं हुई तो आपने एक ऐसे कानून कैसे बना दिए जिससे आप कहते हैं कि किसानों का भला हो जाएगा। अच्छा, किसानी तो किसानों को पता है, हमें आपको तो पता नहीं है, ना ये आईएएस ऑफिसर्स को पता है, ना ज्यादातर पॉलिटिशियंस को पता है। ये तो किसानों को किसानी का पता है और क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं पता है। लेकिन अगर पूंजीपतियों के दबाव में और किसानों की जमीन और उनकी फसल को कब्जे में लेने के लिए ये 3 कृषि कानून बनाए गए और उसके बाद जब किसान आंदोलन रद्द हुए और दिल्ली की तरफ अपने देश की राजधानी की तरफ बढ़ने का उन्होंने प्रयास किया तो 13 महीने उनको दिल्ली की सेवाओं पे रोक दिया गया और उनको दिल्ली की तरफ कुछ नहीं करने दिया गया। तो जिसके लिए आप कानून बना रहे हैं आप बिना मंत्रणा किए हुए ऊपर से कानून क्यों थोप देते हैं। लेकिन ये उल्लंघन हुआ जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, जो लोकतंत्र की पहचान है उसका उल्लंघन हुआ। उसके बाद एक ट्रांसपोर्टर्स बिल ले आए, मोटर व्हीकल एक्ट पे एक परिवर्तन कर दिया कि अगर कोई ड्राइवर है, अगर वो कोई उसके हाथ से एक्सीडेंट हो जाता है और अगर वो गाड़ी लेके भाग जाता है और उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता है या पुलिस में रिपोर्ट नहीं करता तो इतने लाख रुपए का फाइन, अरेस्ट होगा, ये होगा, अलग अलग। अच्छा, उसके बाद जब ये ट्रांसपोर्टर्स थे, ड्राइवर्स थे, क्योंकि ड्राइव तो देखिए प्राइवेट कार वाले भी करते हैं। मैंने तो खैर उस चक्कर में अपनी कार भेज दी थी कि भैया भगवान ना करे किसी दिन अनइंटेंशनल एक्सीडेंट हो जाए और पता चले 10 लाख रुपए देना पड़े और जेल काटनी पड़े, इससे अच्छा है कि ओला उबर में चलो। तब से मैं ओला उबर में चल रहा हूं। लेकिन चलिए, फिर पूरे हिंदुस्तान के जो ट्रांसपोर्टर्स थे, ट्रक यूनियन वाले थे, टैक्सी वाले थे, सब लोगों ने आंदोलन किया। 2 दिन तक पूरे देश का चक्का जाम रहा और उसके बाद वो मोटर व्हीकल एक्ट को अबेंस पे डाल दिया गया। लेकिन बिना पूछे, बिना सोचे समझे, बिना अकल का यूज किए हुए आपने वो कानून ले आए थे। अच्छा, इसके बाद जब कोविड आया तो आप जो है वो वैक्सीनेशन आपने जबरदस्ती लोगों का करा दिया। भाई लोगों का ये था कि भाई अगर वैक्सीनेशन किसी को कराना है तो कराए, ना कराना हो ना कराए। अगर आपने अपनी स्वेच्छा से नहीं कराता है तो ये उसका दोष है अगर उसके स्वास्थ्य का कोई नुकसान होता है। लेकिन जबरदस्ती आपको ट्रेन में ट्रेवल नहीं किया करने दिया जाएगा, होटल में नहीं जाने दिया जाएगा, हवाई जहाज में नहीं उड़ने दिया जाएगा, हर जगह सर्टिफिकेट मांग मांग के जबरदस्ती सरकार ने इंजेक्शन वैक्सीनेशन थूक दिए और पता नहीं कितने 50-55 हजार करोड़ रुपए एक पूंजीपतियों को दे दिए। और बाद में पता चला कि उस वैक्सीनेशन की वजह से, कई लोगों ने बताया, कई डॉक्टर्स ने बताया, कई ने नहीं बताया, लेकिन कई ने बताया कि उस वैक्सीनेशन की वजह से जो खून के थक्के जमने की संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और लोगों को हार्ट अटैक्स और पैरालिसिस अटैक्स हुए। अब हुए नहीं हुए मुझे नहीं पता, आई एम नॉट ए डॉक्टर। लेकिन वो हो गया और ये भी कह दिया गया कि साहब वैक्सीनेशन हमने मुफ्त में कराया। जब तक आज तक हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के जितना भी, जब से हम स्वतंत्र हुए आज तक जितने भी वैक्सीनेशन हुए हैं, चाहे चेचक के हुए हों, पोलियो के हुए हों, सब मुफ्त में हुए हैं। लेकिन पहली बार एक पूंजीपति को 50-55 हजार करोड़ की भेंट देकर और उसके बाद ये बड़ा प्रचार प्रसार हुआ कि साहब देखिए हमने मुफ्त में वैक्सीनेशन करा दिया। लेकिन ज्यादातर हम जैसे लोगों ने तो हॉस्पिटल में जाके पेमेंट करके वैक्सीनेशन कराया, तो हमको तो मुफ्त भी नहीं मिला, लेकिन जान को खतरा जरूर बढ़ गया। इसके बाद उसका फायदा उठा के एक रामदेव जी हैं और उन्होंने भी अपना पता नहीं कौन सा एक आयुर्वेदिक दवा जो है वो कर दी, सरकारी प्रचार प्रसार का उन्हें माध्यम मिल दिया, वो भी उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए। और उसके बावजूद देश के अंदर, जैसा विदेशी सूत्र बताते हैं, करीब 50 लोगों की मौत हुई। हमने देखा हर घर के अंदर मौत हुई, सबके रिश्तेदार, सबके दोस्त, सबके परिवार में किसी न किसी की मौत हुई। तो इतनी बड़ी संख्या मरी, ये सब होने के बावजूद कि रामदेव का योगासन भी लोगों ने किया, उनकी आयुर्वेदिक दवा भी खाई और वैक्सीनेशन भी कराया, तब भी 50-60 लाख लोग निकल लिए। अच्छा, उसके बाद अब ये देखिए छात्रों के लिए एक नई स्कीम ले आई है। जैसे मैंने कहा कि भाई जो बेनिफिशियरी है या जिसपे असर पड़ने वाला है, कम से कम उससे राय मशविरा तो कर लो। अब छात्रों का ये कहना है कि यूनियन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वो हमेशा से एग्जाम सिंगल डे सिंगल शिफ्ट होते हैं। अच्छा, वही रूल फ्रेम थे, हमेशा से ऐसा होता है, लेकिन अचानक सरकार ने उसमें परिवर्तन कर दिया कि नहीं साहब कई फेजेज में एग्जाम होगा। अच्छा, कई फेजेज में होगा तो मानी बात है कि कई पेपर्स होंगे, कई सेट ऑफ पेपर्स होंगे, कुछ सरल होंगे, कोई मुश्किल होंगे। और उसके बाद जो सरल पेपर वाले हैं उनको फायदा हो जाएगा, उनकी एवरेजिंग की जाएगी, जो कठिन वाले हैं उनकी एवरेजिंग की जाएगी, पता नहीं क्या ऊट पटांग। और बिना किसी छात्र से मंत्रणा किए हुए उन पे ये थोप दिया गया। अच्छा, लगता ये है
लगता ये है कि एक दिन ऐसा सेंटर रखेंगे जहां पे कि आरएसएस और शाखा के लोग एग्जाम देंगे, बाकी जगह दूसरे लोग देंगे, तो शाखा और उनके लिए सरल पेपर बना दिया जाएगा, बाकियों के लिए कठिन बना दिया जाएगा, तो सारे आरएसएस शाखा वाले जो है वो सरकारी नौकरी में भर जाएंगे। और जिस प्रकार से चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस डिपार्टमेंट्स हो, हर जगह शाखा के लोग भर गए, इस तरह से एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में भर गए, जर्नलिज्म में भर गए, उसी प्रकार से सरकारी नौकरी में भी लोगों को भर दिया जाए। इसलिए लोकतंत्र जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। अब इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर बच्चे जो हैं वो बिल्कुल संगठित हो गए। उन्होंने कहा भाई हमारी एक ही डिमांड है केवल प्रशासन से और पब्लिक सर्विस कमीशन से, केवल एक डिमांड है, ये सिंगल शिफ्ट में एग्जाम करा लीजिए। अच्छा, सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कराने से आपको क्या परेशानी है भाई? आपके पास जब सीबीएसई का एग्जाम करा लेते हो, यूपी बोर्ड हमारे जमाने में होता था, लाखों करोड़ों लोग बैठते थे, पूरे हिंदुस्तान में एक दिन में एग्जाम हो जाता है, आईएएस पीसीएस का एग्जाम हो जाता है, तो यहाँ पे डिफरेंट फेजेस में करा के आप बेईमानी क्यों कराना चाहते हो? जैसे आपने मेडिकल के छात्रों के साथ किया था, वहां भी एवरेजिंग, कहीं पे ग्रेस मार्क्स दे दिए, कहीं पे नहीं दिए, किसी को 720 दे दिए जो एक इंटरमीडिएट में फेल हो गया। तो इस प्रकार का जो ये डिस्क्रिमिनेशन की संभावना है, उसके खिलाफ इलाहाबाद के बच्चे खड़े हुए हैं, जैसे किसान खड़े हुए थे, जैसे ट्रांसपोर्टर्स खड़े हुए थे, अब स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। देखिए, बहुत अच्छी खबर आई है। भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमारे को संविधान की शक्ति दी है, आज तक जो लोकतंत्र थोड़ा बहुत बचा हुआ है, प्रयागराज के अंदर चल रहे आंदोलन ने, मेरे देश के युवाओं ने सरकार को घुटने के बल खड़ा कर दिया है। सरकार ने बच्चों की बातें मान ली हैं और जो ये नया कानून लेके आए थे, जो बदलाव किया था, उसको वापस ले लिया है। पहले किसानों ने इनको घुटने के बल लाए, फिर ट्रांसपोर्टर्स लाए, अब मेरे देश के युवाओं ने उनको बहुत बहुत बधाई, बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, उनकी भविष्य की उज्जवल कामनाएं। उन्होंने सरकार को घुटने के बल ले आए और इन लोगों की जो गुंडागर्दी थी प्रयागराज के अंदर बच्चों के साथ, वो थम गई। मैं प्रणाम करता हूं देश के युवाओं को, देश के अन्नदाताओं को और देश के हर आदमी को कि आज तानाशाही को एक झटका और मेरे प्रयागराज के शहर ने दिया है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार का बनने का उद्देश्य क्या है? क्या चीजों को ऊपर से थोपना, देश के एक समाज को पूरी तरह से भड़का देना, उनको उत्तेजित कर देना और उसके बाद ये स्थिति पैदा कर देना कि जब वो बिल्कुल परेशान हो जाएं और उसके बाद कानून को वापस ले जाना। तो मेरा निवेदन ये है सरकार से कि कानून बनाने के बाद जब लोग उत्तेजित हों, संघर्ष करें, उसके बाद कानून को वापस लेने के बजाय कम से कम कानून बनाने से पहले लोगों से मंत्रणा कर लें और जो बेनिफिशियरीज हैं उनसे बात कर लें। वरना ये किसानों के साथ हुआ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ हुआ, व्यापारियों के साथ जीएसटी में हुआ और अब ये छात्रों के साथ हो रहा है, ऐसा न हो। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।